नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आम बजट 2021-22 पर दोनों सदनों में चर्चा रहेगी जारी। अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विवरण करेंगी पेश। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में आज देंगे बयान। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन का करेंगे प्रस्ताव। और कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन दोनों सदनों में किए जाएंगे पेश। सरकारी आश्वासनों, विदेश मामलों और श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी होगी पेश। संसद के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा जारी रहेगी। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सदन में बयान देंगे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। वहीं लोकसभा की बात करें तो आम बजट 2021-22 पर चर्चा लोकसभा में भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच को दर्शाने वाला विवरण पेश करेंगी। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। आम बजट 2021-22 पर चर्चा दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखते हैं। नीतियों की आलोचना के साथ ही विपक्षी सदस्य अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को सुझाव भी देते हैं। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी और सदन में 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की। संसदीय इतिहास में छठा मौका है जब लोकसभा से पहले राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। उच्च सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों और बेरोजगारों की अनदेखी के आरोप लगाए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है। कल हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एआईएडीएमके, डीएमके, बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआरसीपी के सांसदों ने हिस्सा लिया। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में भी आम बजट 2021-22 पर चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। सदन में 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कर में कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बजट में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है जिससे भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। चर्चा में टीएमसी, डीएमके समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी।
चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब भी देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 पेश किया था। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी संसद भवन परिसर से फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, एजेंडे में देखें तो आम बजट 2021-22 पर राज्यसभा में भी चर्चा है, दोनों सदनों में हालांकि एजेंडे में ये शामिल है और संसदीय इतिहास में ये छठा मौका रहा है जब लोकसभा से पहले राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की कल शुरुआत हुई और हमने देखा कि अलग अलग सांसद किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। क्या उम्मीद, क्या आसार आज लग रहे हैं आपको इस पर चर्चा को लेकर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा प्रीति की, जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा में देखा गया कि व्यवधान काफ़ी था और इसके चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए लोकसभा में बजट तो स्थिति यह बनी कि लोकसभा में बजट पे चर्चा पहले नहीं शुरू हुई, राज्यसभा में पहले शुरू हुई। तो प्रीति, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कल से ही जो एक माहौल बना है राज्यसभा में, काफ़ी सकारात्मक तरीके से कहें कि रचनात्मक तरीके से चर्चा चल रही है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में बजट पे चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने कोरोना पीरियड के पहले से जो आर्थिक स्थिति थी उस आर्थिक स्थिति को उन्होंने ध्यान में रखते हुए यूपीए और बीजेपी गवर्नमेंट और यूपीए के पहले एनडीए गवर्नमेंट के साथ जो स्थितियां थी, आर्थिक स्थिति, तो उस सारी की तुलना की। तो एक रोचक उन्होंने कई तर्क रखे। उसके बाद बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी आए, उनका ये मेडन स्पीच था, मतलब राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होने के बाद उनका यह पहला स्पीच था। तो उन्होंने एक एक कर कहे कि कपिल सिब्बल ने जो जो तर्क रखे थे उन्होंने एक एक कर अपने तरीके से उन तर्कों को खारिज करने का प्रयास किया, अपने तर्क उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से सुधार के रास्ते पर भारत बढ़ रहा है और किस तरीके से आम बजट जो है वह इसी दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। उसके बाद जैसा कि आप जानती हैं कि सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी के लाइन से के हिसाब से बोलते हैं और उस हिसाब से उन्होंने बोला। खास तौर पे जो मुद्दे उठ रहे थे वो किसान के मुद्दे उठ रहे थे और कृषि की स्थिति के मुद्दे थे। उसके अलावा आर्थिक स्थिति, कोरोना पीरियड, उसमें क्या स्थिति रही, माइग्रेंट लेबर, ये सारी बातें उठ रही थी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो व्यवधान हुआ था वो व्यवधान तो खत्म हुआ, लेकिन कल भी लोकसभा में कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री का जो बयान था उसमें उन्होंने वॉकआउट किया था, लेकिन बजट पे चर्चा में उन्होंने पूरी तरह भाग लिया। तो आज आशा कर सकते हैं कि दोनों सदनों में बजट पे अपने अपने हिसाब से एक काफ़ी अच्छी चर्चा होगी और उससे सबके ज्ञान का संवर्धन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अलग अलग विचार और सुझाव में सुनने को मिलेंगे। क्या लग रहा है अखिलेश, समझना चाहेंगे कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय बढ़ाया गया राज्यसभा में, तो आम बजट पर चर्चा के लिए भी समय बढ़े, क्या ये संभावना दिख रही है? निश्चित। कल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रिक्वेस्ट किया था चेयरमैन एम वेंकैया नायडू से और उन्होंने जाकर कहा था कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो 10 घंटे का समय दिया गया था, 10 घंटे को बढ़ाकर 15 घंटे किया गया था, उसी तरह बजट के भी समय को बढ़ाया जाए और कम से कम 12 घंटे किया जाए। तो सभापति ने उस समय उनको कहा था कि इस बात पे भी विचार करेंगे सभी दलों से बातचीत करने के बाद। और अंत में जो मुझे पता चला है कि बजट पे चर्चा 11.5 घंटे चलेगी। तो अब निश्चित तौर पे 11.5 घंटे है तो काफ़ी स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा है। पिछली बार भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टली 15 घंटे का समय जो निर्धारित था उसमें पूरा किया गया था। तो आशा ये की जाती है कि 11.5 घंटे में बजट पे भी चर्चा पूरी हो जाएगी, क्योंकि सभापति ने उस समय भी एक बात कही थी कि अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर केंद्रित रखिए और बजट पे, आर्थिक स्थितियों पे बोलने का मौका आपको बजट पर चर्चा के दौरान मिलेगा। तो सदस्यों ने अपने बहुत सारे विचार बचा कर रखे थे, तो बजट पे चर्चा के दौरान आएंगे तो इसमें लगता है कि लोग क्रिस्प तरीके से अपनी बातें रखेंगे और 11.5 घंटे में राज्यसभा में चर्चा पूरी हो पाएगी। प्रीति, बिल्कुल। और अखिलेश, इसके अलावा अगर हम एजेंडे को समझें और देखें तो आज एक महत्वपूर्ण बात और है कि पूर्वी लद्दाख की जो मौजूदा स्थिति है उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में आज बयान देंगे। कई अहम जानकारी मिल सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आज का काफ़ी अहम ये विषय है प्रीति। और मैं बताऊं कि कल 10 फरवरी को चाइना की तरफ से एक बयान आया था। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं वो कुआन, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि चाइना और इंडिया ने सिंक्रोनाइज तरीके से एक जो लेक है पैंगोंग त्सो लेक, वहाँ से वापस हटना शुरू कर दिया है। तो इस पे एक काफ़ी महत्वपूर्ण बयान था चाइनीज मिलिट्री की तरफ से, रक्षा विभाग की तरफ से, और भारत की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न ही विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया दी और न ही रक्षा मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया दी। तो आमतौर पे होता यह है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोई भी नई घोषणा, कोई भी बड़ी घोषणा संसद के पटल पे ही संबंधित मंत्री करते हैं। और यह माना जा रहा है कि आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बयान देने वाले हैं ईस्टर्न लद्दाख की स्थिति पे, वो इसी से संबंधित बयान है। क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले साल से ही भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीन की सेना ने भारत के अंदर घुसपैठ का प्रयास किया, गलवान वैली में हमारे सैनिक शहीद भी हुए, चीन को भी नुकसान पहुंचा होगा। हालांकि चीन ने कोई बात अपनी तरफ से कही नहीं, लेकिन उसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। 9 राउंड की कमांडर लेवल, सीनियर कमांडर लेवल बातचीत हो चुकी है। उसके अलावा ज्वाइंट कमीशन है, दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन की भी बात हुई है, उसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल थे। तो इन सब के नतीजे के तौर पे देखा जा रहा है कि लगता है कि दोनों देशों के बीच अब सैनिक वापस एक सुनियोजित तरीके से वापस जाना शुरू किए हैं। तो आज का जो रक्षा मंत्री का यह बयान है संसद के दोनों सदनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि एक नई स्थिति बहाल हो रही है लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच में। बिल्कुल, इस पर भी नजर होगी। और अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के एजेंडे पर हम बात कर लेते हैं। और अब बात करते हैं दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाएगा। सांसद नवनीत कृष्णन, बीरेंद्र प्रसाद बैस्य और रमीलाबेन बेचर भाई बारा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 74वां प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद छाया वर्मा और कैलाश सोनी कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद अरुण सिंह और अहमद अशफाक करीम रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद केजी अल्फोंस और अब्दुल वहाब विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं सांसद डॉक्टर प्रकाश बांडा और विवेक ठाकुर श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। साथ ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में राजभाषा समिति के लिए राज्यसभा के एक सदस्य को राजभाषा समिति का सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव करेंगे। और अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि आज तमाम संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदन दोनों ही सदनों के पटल पर रखे जाने हैं। किस तरह से जो आज रिपोर्ट्स रखी जानी है उनमें कुछ रिपोर्ट्स अहम सामने आ सकती हैं? निश्चित तौर पे देखिए तो अभी जिस तरीके से फार्मर्स आंदोलन की बात चल रही है, या बजट में या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी कृषि पे काफ़ी चर्चा हुई, और इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कृषि के मामले में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो 10 रिपोर्टें रखी जानी हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, क्योंकि ये जॉइंट कमेटी होती है तो दोनों में 10 रिपोर्टें रखी जानी है। और ये सारी रिपोर्टें कृषि से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो फिशरीज का मामला हो या फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, ये सारे रिपोर्ट है। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि सरकार ने इस बीच में स्टैंडिंग कमेटी की कितनी अनुशंसाएं मानी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि ये सारी अनुशंसाएं अमूमन एक सर्वसहमति के आधार पर तय की जाती है, और अगर सरकार ने कृषि पे जो स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसाएं मानी है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण देखना होगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी जो 10 कृषि से संबंधित है उसमें क्या है। और चूँकि ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्टें जो होती हैं उसका एक काफ़ी सैंक्टिटी होती है, इसलिए पहले से इसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दूसरी रिपोर्ट आनी है प्रीति, वो जो माइग्रेंट वर्कर के जो वेलफेयर मेजर्स हैं
उनके लिए जो सिक्योरिटी इस चीज़ है, इस सारे को लेकर एक इंटर स्टेट माइग्रेंट्स पे भी एक राज्यसभा में रखा जाना है एक रिपोर्ट। तो यह रिपोर्ट देखना काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना पीरियड में ये बात काफ़ी उभर कर सामने आई कि कई राज्यों के लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है, इस पे राज्य सरकारें भी काफ़ी सतर्क हुई हैं। और आपने देखा होगा कि झारखंड की सरकार या बिहार की सरकार या उड़ीसा की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर मजदूर जाते हैं विभिन्न शहरों में काम करने, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सारी जगहों सीमा पर भी वो जाते हैं। तो वो जहाँ वे जा रहे हैं, या तो वो केंद्र सरकार के विभाग हों या संबंधित राज्य सरकार जहाँ वो काम करने जाते हैं, वहाँ उनके लिए वेलफेयर स्कीम है कि नहीं है, वहाँ उनकी सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं है, और इस तरह की स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है। और ये काफ़ी अहम साबित होगा, क्योंकि यह रिपोर्ट एक तरीके से गाइडलाइन बन सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, और जो बड़े शहरों वाले स्टेट है जैसे दिल्ली है या मुंबई है, बेंगलोर है, ये सब सारे शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर जाते हैं, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन हो सकता है कि वे किस तरह से अपने यहाँ आने वाले मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी तय करें, उनके वेलफेयर मेजर्स करें, ताकि वो एक सम्मान के साथ वहाँ रह सकें, वहाँ काम कर सकें और उन प्रदेशों के विकास में अपना योगदान कर सकें। तो बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और आप बने रहिए हमारे साथ। एक नज़र डाल लेते हैं थोड़ा डिटेल में जो लोकसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे उन पर। सांसद रवनीत सिंह और अजय मिश्र टेनी सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और बृजेंद्र सिंह याचिका समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद रितेश पांडे और अशोक कुमार यादव सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2020-21 के 33वें से 37वें प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। सांसद पीसी गद्दीगौदर और रामकृपाल यादव कृषि संबंधी स्थायी समिति 2020-21 के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद पीपी चौधरी और हरसिमरत कौर बादल विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति 2020-21 के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह और डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं प्रहलाद जोशी और अधीर रंजन चौधरी सदन में 10 फरवरी को प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन पर सहमति का प्रस्ताव करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों दूसरा बैच दर्शाने वाला विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगी। और अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली पूछेंगे, क्या सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान 23 अतिरिक्त लघु वन्य उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए शामिल किया है? सांसद कनक मेदला रवींद्र कुमार पूछेंगे, पिछले 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को आवंटित स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा क्या है? सांसद वी विजयसाई रेड्डी पूछेंगे, क्या वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2015-16 के दौरान आंध्र प्रदेश में जनजातीय छात्रों के लिए 59 छात्रावासों को मंजूरी दी गई थी? सांसद धीरज प्रसाद साहू पूछेंगे, क्या झारखंड की जनजातीय दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है? और अब बात करते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवालों की।
सांसद डॉक्टर अमी आगे पूछेंगी क्या पोषण अभियान के अंतर्गत 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति का आकलन किया गया है। सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पूछेंगे पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भयावह हाथरस मामले समेत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी अहम विभाग हैं और जो ये मंत्रालय है उनमें काफ़ी अहम प्रश्न है जो आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने हैं, जिनमें हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से काफ़ी ज़रूरी जानकारी निकलकर सामने आती है। निश्चित तौर पे प्रीति, जिस तरीके से प्रश्नकाल का महत्व हमेशा स्थापित किया जाता है सभापति के माध्यम से राज्यसभा में और स्पीकर के माध्यम से लोकसभा में, और कई बार जब ये मांग आती है कई बार विपक्षी दलों की ओर से कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए, तो वे भी उसका महत्व समझ के स्थगित करने की मांग करते हैं। इसलिए प्रश्नकाल जो हम कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी संसद के प्रति होती है, तो प्रश्नकाल में यह साफ साफ झलकता है कि कैसे सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और कैसे संसद कई बार मंत्रियों को ग्रिल भी करते हैं सांसद। तो जैसे प्रश्नकाल में जो आपने प्रश्न पढ़े वो तो ठीक है, वो लिखित रूप में सरकार के पास चले गए, लेकिन सभा के पटल पे कुछ प्रश्न सप्लीमेंट्री और भी पूछे जाते हैं और उसमें जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उसके अलावा भी कई सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं, जिन प्रश्नों के बारे में अमूमन कई बार लगता है कि सरकार को पूरी तरह पता नहीं होता, लेकिन जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे ही जुड़े प्रश्न होते हैं। तो सरकार को काफ़ी तैयारी करके आना पड़ता है ताकि जो सवाल पूछा गया है उन सवालों से जुड़ी जितनी तरह की जानकारियाँ हो सकती हैं और जितने तरह के प्रश्न आप एंटिसिपेट कर सकते हैं उन सारे के जवाब लेकर आएँ, उनके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े लेकर आए, क्योंकि प्रश्नकाल में जो जवाब दिया जाता है वो सरकार का एक कहिए कि ऑन द रिकॉर्ड जवाब होता है, जिसका एक मानक होता है जो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, रिसर्च करने वाले लोग हो, छात्र हो, सारे लोगों के लिए यह एक मानक होता है। इसलिए प्रश्नकाल में काफी सावधानी से सरकार को जवाब देना पड़ता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है पूरे संसद की कार्यवाही का। प्रीति, बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद भवन परिसर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद केटीएस तुलसी पूछेंगे देश में उच्चतम न्यायालय सहित सभी संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए प्रभावी और पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पूछेंगे कि अनुसूचित जाति के मतदाता जिन्होंने ईसाई या इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है आरक्षित विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के पात्र हैं। और अब बात इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद दिनेश त्रिवेदी पूछेंगे क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के अधिकार ई कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र में होता है। सांसद महेश पोद्दार पूछेंगे भारत द्वारा जापान के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन एमओयू का ब्यौरा क्या है। और राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। गुजरात की 2 और असम की 1 सीट के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। 18 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 19 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत होने पर 1 मार्च को मतदान कराया जाएगा। गुजरात की 2 सीटें कांग्रेस सांसद अहमद पटेल और बीजेपी सांसद अभय भारद्वाज के निधन के चलते रिक्त हो गई हैं। असम की 1 सीट बीपीएफ के सांसद बिस्वजीत दैमारी के इस्तीफे के चलते खाली हो गई थी। और अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आगे देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।